गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर रहा है वो है हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति। और आज हम देखेंगे कि इंडिया की जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, तो आज के मतलब बदलते हुए टाइम में भी उसकी कोई रेलेवेंस है या नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस वक्त हमने ये नीति अपनाई थी उस वक्त नीड ऑफ आवर था, समय की मांग थी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी और जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड वो शुरू हो चुका था। और जो वर्ल्ड था वो दो पावर ब्लॉक में, दो मतलब विश्व की शक्तियों के गुटों के बीच में बंट गया था। एक गुट अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरे की लीडरशिप सोवियत यूनियन कर रहा था। और नेचुरली जो भी उस वक्त छोटे छोटे बड़े देश जो भी आज़ाद हो रहे थे तो वो किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। और अमेरिका ने जो साम्यवाद है, जिसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं, तो उसको रोकने के लिए नाटो बना लिया, सीटो सेंटो, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें बननी शुरू हुई। तो उधर से रशिया ने भी क्या किया, सोवियत यूनियन ने, कि उसने भी एक वारसा पैक्ट बनाया। तो ये सब मिलिट्री अलायंस थे, मतलब एक दूसरे के बढ़ते हुए डोमिनेंस को, एक दूसरे के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए थे। तो इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा था कि किसी भी गुट में शामिल होना कोई खतरे से खाली नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने क्या चुना कि वो गुट निरपेक्ष रहेगा, कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। तो भारत की विदेश नीति के इसी कॉन्टेक्स्ट में पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी जस्टिफाई करने के लिए और लोगों को क्लियर करने के लिए कि व्हाट वी वांट। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि फॉरेन पॉलिसी इज़ टू कीप अलूफ from the big power blocks and to be friendly to all countries and not getting entangled in any alliance military or other than that might drag us into any possible conflict। मतलब उनके कहने का साफ साफ मतलब यही था कि हमारी जो विदेश नीति है उसका सिर्फ मकसद यही है कि वो किसी बड़ी शक्तियों के गुट में शामिल नहीं होना चाहती, वो सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहती है। और दूसरा कि वो कोई भी मिलिट्री अलायंस या किसी भी तरह का कोई भी समझौता है उसमें वो नहीं पढ़ना चाहते। तो मोटा मोटा ये हमारा जो वो है कि इंडिया की नॉन अलाइन मूवमेंट के पीछे क्या कारण थे, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखने वाली बात है कि कुछ लोगों ने इसके मीनिंग्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, इसको समझने की कोशिश की है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब निष्पक्षता है, न्यूट्रलिटी है, या फिर कोई और तरह की डिप्लोमेसी है। तो और अगर हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दें तो जो स्विट्ज़रलैंड है तो वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो भी एक निष्पक्ष देश है, क्योंकि उसने किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सिर्फ़ और सिर्फ विदेश नीति के एंगल से हमारा ये है कि हम सिर्फ गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें, कि किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि इंटरनेशनल अफेयर से हम दूर जाना चाहते हैं। हम सभी चीज़ें करना चाहते थे, सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या नहीं चाहते थे कि हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे। हम किसी भी जो मिलिट्री अलायंस है उसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सके, अपने निर्णय खुद ले सके बिना किसी के दबाव में। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में इंडिया हमेशा साथ रहे। और क्योंकि इंडिया ने, हम पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया हमेशा वर्ल्ड पीस की बात करता रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की गुट निरपेक्ष नीति है उसका कहीं भी ये मतलब नहीं था कि वो अकेले रहना चाहता था। वो सिर्फ क्या चाहता था कि किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट वो नहीं बनना चाहता था। अगर अब हम भारत की विदेश नीति की विशेषताएं की बात करें तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि उसका मतलब ये कभी भी नहीं था कि कोई पैसिव न्यूट्रलिटी है या कोई उदासीन निष्पक्षता की नीति कभी भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा पिछले चैप्टर में भी कि इंडिया ने कई ऐसे इंटरनेशनल मुद्दे हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठाई, इन्वायरमेंट से लेके टेररिज्म से लेके विकासशील देशों के लिए। तो इसलिए इंडिया की गुट निरपेक्ष की नीति कभी भी उदासीन निष्पक्षता की नीति नहीं है। ये कभी भी पैसिव न्यूट्रलिटी की तरफ बात नहीं करती है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव मेंबर है और वहाँ पे वो अपना रोल भी प्ले करता है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट इसमें इसका फ़ीचर ये बनता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और जब ये पावर ब्लॉक्स बने तो इंडिया ने एक तरह से कोल्ड वॉर को अपोज़ किया, क्योंकि और आपके सामने एग्जांपल है कि 1991 में जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद ही भारत की जो ये नीति है तो वो यही दिखाना की कोशिश कर रही थी कि हम शीत युद्ध के विरोध में ही थे, तो हम किसी के साथ नहीं हैं। और उसके अलावा कई एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, वही पॉइंट्स आगे हैं कि कोई भी हम सैनिक समझौतों के विरुद्ध थे, हम शांति में ढंग से रहना चाहते थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। तो उसके बाद जो भी हमारी पॉलिसी मेकिंग है उसमें हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। और इसके अलावा जो भी हमारा बाईलेटरल ट्रीटीज़ है, मतलब द्विपक्षीय संधियां हैं कि हम जिस जिस देश के साथ चाहें उसके साथ जैसा मर्जी अपना ट्रीटी साइन कर सकते हैं। और जैसे इंडिया ने रशिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ टाइम टू टाइम जब भी उसको ज़रूरत पड़ी, इवन अभी अमेरिका के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन, तो इन शॉर्ट कि इंडिया बायलैटरल ट्रीटीज़ करने के लिए वो चाहता था कि मैं अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ मर्जी रिलेशन रखूं। और इंडिया की और कोशिश रही है, पिछले चैप्टर में भी कहा कि इंडिया जो हमारा ये रीजनल कोऑपरेशन है, क्षेत्रीय सहयोग में भी इंडिया विश्वास रखता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छी बनी होगी तो हमारा सबका मिलकर विकास हो सकता है। और इसी के चलते इंडिया ने फिर सार्क बनाया था, दक्षिण एशियाई संघ, और जिसमें शुरू में 7 मेंबर्स थे जो आज 8 हैं, क्योंकि आज उसमें अफ़गानिस्तान भी ऐड हो चुका हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत ने जब ये नीति अपनाई तो उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे, तो उसमें कारणों को देखने के लिए सिर्फ यही चीज़ है कि उस वक्त समय की मांग थी। अब समय की मांग किस तरह से थी कि भारत ने हमेशा अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से बनाई हैं, वो किसी के अब इशारों पे नहीं नाचता है। और इसलिए भारत ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि वो कल को किसी भी जो सुपर पावर है उसके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो ये इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी ली है, ये मैंने बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ली है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी पावर ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी जो अब इंडिपेंडेंस है उसको खो दूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो इंडिया ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहता था, तो उसकी, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसके वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में थी। तो इंडिया को था कि मुझे सब लोगों से हेल्प चाहिए हो सकती है, तो मुझे अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो मुझे सबके साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। तो इसलिए उसने इस चीज़ को भी अपनाया। और उसको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि अगर वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करता, कोई भी सैनिक समझौता करता, तो नेचुरली है तो वो हमारे जो विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती, और फिर तो हम जो आज जहाँ पे हैं वहाँ पे कभी भी नहीं पहुँच सकते। चौथी इंपॉर्टेंट उसमें बात थी कि इंडिया की जोग्राफिकल पोजीशन, कि भारत की भूगोलिक स्थिति भी इस तरह से थी कि आप किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें जोग्राफिक मैप को तो पता चलता है कि जो सोवियत यूनियन है वो भारत के बहुत पास पड़ता है उस तरह से, ठीक है, मतलब उसकी सीमाएं पास में पड़ जाती हैं, क्योंकि वो एशिया का एक पार्ट बन जाता है, एशियन कॉन्टिनेंट का। और उसके साथ साथ अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका तो बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो इस तरह से हमें बहुत सी दिक्कतें आ सकती थी। तो इंडिया ने यही सब सोच के अपना जो ये पॉलिसी है उसको अपनाया कि मेरे लिए ये पॉलिसी सही नहीं है। उसके अलावा इंडिया ये चाहता था कि मैं एक मीडिएटर का काम करूं, अगर किसी में लड़ाई होगी उसको जाके सुलझाऊं, और जो पैंतरेबाजी की स्वतंत्रता है, मैन्यूवर्स हैं, तो उसको वहाँ पे कर सकूं, क्योंकि कुछ विद्वानों का विचार है कि भारत की जो ये फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर थी, मतलब अपनी पैंतरेबाजी जो ये स्वतंत्रता मिली थी उसको वो बनाए रखना चाहते थे, तो इसलिए भी उन्होंने इसको रखा। और हिस्टोरिकल रीजंस भी थे इसके पीछे कि कुछ ऐतिहासिक कारण थे, क्योंकि इंडिया शुरू से ही पीस लविंग कंट्री रहा था, इसलिए वो ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका हमेशा से ही इन सब चीज़ों में फेथ रहा था। और दूसरी बात कि वो यूनाइटेड नेशंस में
बहुत ज़्यादा फेथ रखते थे कि ये यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में पीस को बना के रख सकती है। और अगर हम देखें कि ये जो गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में भारत ने कब सोचना शुरू किया, तो इंडिया ने 1947 से 49 के बीच में इस चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और एक एशियन कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इंडिया ने इसके ऊपर बात पे थोड़ा जोर दिया। और फाइनली क्या हुआ, 1955 में एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई। बैंडंग एक इंडोनेशिया का सिटी है, और वहाँ पे जो एशिया और अफ्रीका के जो देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पे आए, और इंडिया नो डाउट लीड कर रहा था। तो इंडिया ने ही वहाँ पे ये कोशिश की कि हम इस पॉलिसी को अपनाएं, और पंडित नेहरू ने उस वक्त बहुत स्पष्ट शब्द में कहा कि हम स्वयं को नॉन अलाइंड देशों का सम्मेलन मानते हैं जो यहाँ में इकट्ठे हुए हैं, और हमारा कोशिश यही है कि हम इनसे थोड़ा दूर रहें, और इसका कोई मतलब नेगेटिव नहीं है बल्कि इसको पॉजिटिव समझना चाहिए। क्योंकि जो देश लड़ने के वजह से कि एक दूसरे से लड़ाई करने के चक्कर में एक दूसरे से मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, सैनिक गुट बना रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसका ही विद्रोह कर रहे हैं। तो जो इसकी पहली जो एक समिट हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो 1961 में हुई थी, और वो हुई थी यूगोस्लाविया की कैपिटल में, बेलग्रेड में। तो उस तरह से अब तक बहुत सारी समिट्स हो चुकी हुई हैं। और अभी पीछे जो एक पाकिस्तान के साथ हमारी समिट की वजह से जब 26/11 हुआ, तो वो वाली समिट हमारी कैंसिल हो गई थी। और बट टाइम टू टाइम जो भारत और जो इसके नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर्स हैं वो आपस में किसी न किसी इशू को लेके जो भी है समिट्स करते रहते हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये जो नीति थी भारत ने अपनाई गुटनिरपेक्षता की, तो इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ। तो बहुत क्लियर कट है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता था, वो उसको मिला। और वो जैसा चाहता था अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने वैसे ही अपनी पॉलिसीज़ बनानी शुरू की। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहता था एज ए न्यूट्रल कंट्री। और चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया चाहता था कि जो भी इंटरनेशनल विवाद चल रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उनके रेजोल्यूशंस में, उनके सॉल्यूशंस में इंडिया पार्टिसिपेट करे। और इंडिया चाहता था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको दोनों देशों से ही, जो दोनों पावर ब्लॉक एक्चुअल में, उनसे उसको फ़ायदा मिले। अब जैसे कि 1962 में जब भारत पे चीन ने हमला किया, तो उस वक्त अमेरिका ने हमें हेल्प ऑफ़र की, और 1971 की वॉर में सोवियत यूनियन ने हमें हेल्प ऑफ़र की। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि किस तरह से इंडिया ने बहुत ही इस पॉलिसी का अपने लिए फ़ायदा रखा। और 1999 में जब कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, चाहे पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने 1919 के वॉर, कारगिल वॉर के टाइम पे पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो LOC से पीछे रहे। तो इस तरह से ये हमारी है जो गुटनिरपेक्षता की नीति। और अब एक चीज़ पूछी जाती है, क्वेश्चन उठता है कि ठीक है उस वक्त ये ज़रूरी था, इंडिया ने बनाया, सब समझ में आता है, लेकिन आज क्या इस नीति की ज़रूरत है कि इंडिया आज भी नॉन अलाइनमेंट की बात करता है, क्या इसकी अब ज़रूरत है। अब उसकी ज़रूरत के मतलब उसकी रेलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि कुछ जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये मानते हैं कि अब तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, जो वारसा पैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो ख़त्म हो चुका है, अब ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, और अब जो लोकल वॉर्स हैं वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो चुकी हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री में से बहुत सी कंट्रीज़ बहुत अच्छा अब इकॉनमी डेवलपमेंट कर रही है, और अमेरिका एक सुपर पावर बन के सामने आ गया है, तो अब हर तरफ शांति है, सुरक्षा है, सहयोग है, डेवलपमेंट है, तो फिर भी इस जो पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है। तो लेकिन इंडिया का और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका यही कहना है कि अभी भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वर्ल्ड में वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है।
इसलिए हमें उस आवाज़ को उठाने के लिए इसकी ज़रूरत है हमें। दूसरा कि हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, हम तब भी करते थे, हम आज भी करते हैं, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड की ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि हथियार बनाने की दौड़ में लगी हुई है, नए नए हथियार बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि निशस्त्रीकरण हो, और हम चाहते हैं कि जो आतंकवाद है उसकी समाप्ति हुई। हमारा तब भी उद्देश्य था, अब भी हमारा गोल है। तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि हम हमारे जो भी नाम के बनाने के पीछे कारण रहे हैं, तो वो कारण अभी भी रेलेवेंट है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भारत की नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, जो कि विश्व शांति के रास्ते में रुकावट है, धार्मिक कट्टरतावाद, इंडिया उसकी बात करता है, इंडिया परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता है। इंडिया कहता है कि जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेमोक्रेटाइज़ किया जाए, ताकि उसमें जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और वो जो टॉलिटेरियन रिजीम होता है, और मतलब जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप टाइप का या सर्वसत्तावाद जैसा कोई भी सिस्टम है, उसको ख़त्म करके वहाँ पे लोकतंत्र लेके आना चाहिए। और जो कॉलोनियलिज़म है या न्यू कॉलोनियलिज़म है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो कुछ अमीर देश हैं वो गरीब देशों का या जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो उनका अभी भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी जो सीरिया में हमले होते हैं, या सूडान में, टूनीशिया में, इजिप्ट में, अल्जीरिया, यमन में, तो इंडिया उनके भी ख़िलाफ़ बात करता है, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट एशिया। वो कहता है कि यहाँ पे शांति होनी चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इसलिए इंडिया कहता है कि मेरी जो नैम की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो नॉर्थ साउथ एक डायलॉग है, नॉर्थ उसको कहा जाता है जो अमीर देश है, और साउथ उसको कहा जाता है जो गरीब देश है। तो इंडिया कहता है कि हमेशा इसी बात पे लेके हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो इसलिए हमें अपनी बात रखने के लिए नैम की ज़रूरत है। और इसी के चलते फिर इंडिया कहता है कि जितने भी साउथ के देश हैं, मतलब साउथ साउथ डायलॉग होना चाहिए। तो मतलब हम देश आपस में मिल के रहें। तो आपस में मिलने का यही तरीका है कि हम गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसमें विश्वास रखें, और हम जो एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करें, ताकि हम जो तीसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो देश हैं हम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, और हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको पूरा कर सकें, और अपने लोगों को हम उनको अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो सिर्फ़ हवा में नहीं बनाई गई, बहुत सोच समझ के इसको बनाया गया था। और आज भी हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके उद्देश्य हैं, तो उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन किसी के साथ किसी तरह की, जो गरीब कंट्रीज़ है स्पेशली, या जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ किसी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और अगर कोई भी मुद्दा आता है ऐसे देशों का, तो नैम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे वो आके उसको यूनाइटेड नेशंस में या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने वो प्रेजेंट कर सके। सो फ्रेंड्स, with this today we have completed this chapter also and our syllabus also. तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, without any hesitation you can get in touch with me, and I wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.